हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का दीर्घ उत्तरीय करेंगे, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय करेंगे। ठीक, देखिए जीव विज्ञान है। आप पहला चैप्टर है जीव प्रक्रम एवं पोषण। जीव प्रक्रम पोषण का हम लोग अति लघु उत्तरीय कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो पीछे वीडियो में देख सकते हैं। आइए हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय पर एवं दीर्घ उत्तरीय पे। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए संचालन वृद्धि, टूट फूट को रोकने इत्यादि कार्यों के लिए जीवों के ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीवों को प्राप्त होता है। कहने का मतलब हुआ जैसे हम लोग जो कुछ टूट गया या कहीं कट गया, इस सबको पूर्ति के लिए या हम एनर्जी के लिए हमको क्या पड़ता था? खाद्य पदार्थ का जरूरत होता है। कह रहा पोषण की परिभाषा लिखें। पोषण क्या है? कहता वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं पोषण। क्या कहता है? वह जीव जिसमें पोषक तत्वों को, जैसे हम लोग कोई विटामिन को ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसको क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। स्वपोषण और 3 पे चलते हैं। खरा स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पेड़ पौधे के लिए प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णिका में CO2 और जल की द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, पूरा क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और क्या क्या ग्रहण करती है? CO2 लेता है और जल ग्रहण करके क्या होता है? ग्लूकोज बनाता है और जल और H2O बनाता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थिति है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसके उत्पादक आवरणिक ऑक्सीजन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पर पोषण से आप क्या समझते हैं? जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब पोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: परजीवी, मृतजीवी और क्या? ये 3 प्रकार के होते हैं: परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। क्या होता है? प्राणी संपोषण। आइए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम लोग। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? 6 नंबर का आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। परजीवी पोषण क्या है? 5 नंबर का मृतजीवी पोषण क्या है? अरे जब कोई जीव अपना भोजन मृत सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है तब कवकों में इस प्रकार के पोषण पाया जाता है। क्या कहते हैं? जब कोई मृत चीज़ यानी मरा हुआ सड़ा गला प्राप्त उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। मच्छर बाह्य परजीवी है एवं फीताकृमि अंतः परजीवी के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। परिणामी संपोषण किसे होता है? परिणामी संपोषी जीव किसे कहते हैं? कहता वैसा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? कह रहा वैसा प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है उसे प्राणी संपोषण कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में वस्तुओं से भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? कह रहा जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी क्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति से वायुमंडल से CO2 गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधे से हरित लवक है जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें सूर्य की प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल
कार्बनिक अणु CO2 जल पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बन अणु ग्लूकोज में होता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? देखो ये कितना बड़ा रासायनिक समीकरण हम लोग बता चुके हैं। रासायनिक समीकरण आपको लिख देना है। रासायनिक समीकरण होता है CO2 H2O और अपन क्या सूर्य प्रकाश नीचे हम क्लोरोफिल यहाँ लिखेंगे C6H12 प्लस देना है और CO2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, क्यों होता है? देखिए नोम क्या पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण अंग क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णिका पाए जाते हैं। यह अधिकांश पौधे की पत्तियां में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियां को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगर भोजन में पचाने से आप क्या समझते हैं? भोजन के पचने में क्या समझते हैं? इससे 2 नंबर का है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? ये वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिसमें अवशोषण होकर हमारी कोशिकाएं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? उसके नाम लिखें। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। उसके नाम ये हैं। उसके नाम क्या है? निम्नलिखित हैं। ये दिखाते हैं। आइए इसके 3 ग्रंथि के नाम देखते हैं। पहला क्या है? पेरोटिक ग्रंथि, दूसरा है समेडिबुलर ग्रंथि, तीसरा आपको है समलिंगुअल लार ग्रंथि। समलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन चलते हैं। खरा मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटे होते हैं? उसके नाम लिखें। मनुष्य का अमाशय जो होता है कितने भागों में बटे होते हैं? खरा अमाशय मनुष्य का मुख्य पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसके 3 भाग में बटे होते हैं। कौन कौन भाग में बटे होते हैं? चलिए हम लोग इसका देखते हैं। आप लोग क्या है? कार्डिया अमाशय का अग्रभाग है और है फुनियक अमाशय का मध्य भाग है। ये फाइलोरिक, ये क्या? अमाशय का पिछला, अमाशय के पीछे वाला भाग को फाइलोरिक कहा जाता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग को लिखें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक है, आइए आंसर देखते हैं हम लोग। करा छोटी आंत आहार नाल या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसका आकार बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलन के आकार का। इस भाग में पाचन की क्रियाएं पूर्ण हो जाती है। पाचन क्रिया क्या है? पूरी 9 है। पाचन क्रियाएं पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 cm होती है। छोटी आंत की 3 भाग क्या क्या है? एक है ग्रहणी, एक है जेजुनम और है इलियम। आइए अब हम लोग चलते हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न पे। कह रहा है पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। देखिए दीर्घवृत्तीय प्रश्न यहाँ से हम लोग है दीर्घवृत्तीय हम लोग चल रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। दीर्घवृत्तीय प्रश्न पहला आपका है। ठीक है, आइए चलते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं पाचन क्रियाएं कहलाती है। जटिल कार्बनिक आहार एवं एंजाइम की सहायता से सरल तत्वों में बदलना तथा कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होना पोषण कहलाता है। पोषण 4 प्रकार के होते हैं। वो क्या होता है? स्वयंपोषी। आइए स्वयंपोषी के बारे में देखते हैं। क्या ये अपना भोजन CO2 एवं जल की द्वारा प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे, इसे क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। दूसरा होता है
विषमपोषी, ये अपना भोजन अन्य स्रोतों से ग्रहण करता है। इसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। दूसरा होता है मृतपोषी, ये अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है। आइए तीसरा है परजीवी, ये अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से क्वेश्चन कह रहा प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में संक्षेप को समझे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के संक्षेप में समझिए। कह रहा जिस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे को पर्णहरित होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल और कार्बन ऑक्साइड CO2 और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। पौधे में इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते हैं, वरन ये सूर्य प्रकाश की किरण ऊर्जा का स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, जो ग्लूकोज अणुओं को संचित रखती है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ये रासायनिक समीकरण आपको हम बहुत बार लिखा चुके हैं। CO2 H2O प्लस C6H2O प्लस H2O प्लस H2O O2 प्लस H2O ऑक्सीजन उत्पादकों के रूप में बनते हैं, जो पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन अगला चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा एक कॉटन या किलियम की चित्तीदार पत्ती को तोड़ लें, इसकी हरी और सफ़ेद चित्तियाँ रेखांकित करें। इस पत्ती को बीकर में रखें, पानी में डालकर कुछ देर उबालने के पश्चात इसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डालें। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें, क्योंकि पत्ती में मौजूद हर लवक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे क्लोरोफिल में घुल जाती है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग या सफ़ेद रंग के हो तो बीकर को ठंडा होने। आइए आगे देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो डालें। इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। आप पाएंगे कि पत्ती का हरा चित्तों वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती की सफ़ेद चित्तियों वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं होता है। ऐसा क्या हुआ? हरी चितकबरे वाले भाग में चूँकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए इस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जिसमें मंड का निर्माण भी हुआ, परंतु पत्ती के सफ़ेद चित्रों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं। इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और न ही मंड स्टार्च का निर्माण हुआ। इसके यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। आइए यहाँ हम लोग थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा।
देखिए इतना क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये फिगर बना देना, ठीक है। हम लोग यही इसी प्रयोग के बारे में भी चर्चा किए, ये फिगर बना दीजिएगा, ठीक। ये पूरा फिगर आपको बनाना है क्वेश्चन के जस्ट नीचे में। ये प्रकाश संश्लेषण। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। आइए हम लोग इसके बारे में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। एक गमले में लगा पौधे लें, इसे उस समय तक अंधेरे में रखें जब तक कि इसमें उपस्थित स्टार्च उपयोग न कर लिया जाए। चौड़े मुंह की एक बोतल लें, इसमें कुछ KOH का विलयन लें। अब उपरोक्त पौधे को एक पत्ती तोड़कर उसमें डाल दें और उस बोतल में कटी कॉर्क के द्वारा इस प्रकार रखें कि आधी पत्ती बाहर रहे और आधी अंदर रहे। इस उपकरण में वायुरुद्ध करें, मतलब वायु को अंदर बाहर नहीं जाना है, रोकना है, और इसे कुछ समय तक प्रकाश में रखें और इस पत्ती को बोतल से बाहर निकालने। अब इसे अल्कोहल में उबालें, इसमें क्लोरोफिल समाप्त हो जाए। अब इस पत्ती की पेट्री डिश में रखें और उस पर कुछ बूंदें आयोडीन विलयन डाल दें, ठीक है, आयोडीन विलयन डाल दें। पत्ती का वह आधा भाग जो बाहर वातावरण में था नीला हो जाएगा, जो स्टार्च की उपस्थिति दिखाता है, और पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा, जो स्टार्च की अनुपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा फिगर यहाँ बनाना है प्रयोग वाला, ठीक है। आइए आप लोग इसके बाद फिगर हम आपको दिखाते हैं। आप लोग इसका फिगर बना दीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा ऊपर में फिगर बना दीजिएगा, उसके बाद ये पूरा प्रयोग लिख दीजिएगा, ठीक। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, दीर्घ प्रश्न है। आइए हम लोग क्वेश्चन अगला पे चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अमीबा प्राणी विधि से पोषण करता है। यह विधि सर्वाहारी जंतु है। इसका भोजन तैयार हुए जीवों, शैवाल, आइटम आदि के सूक्ष्म जीवों के रूप में होता है। इस सूक्ष्म जीवों को गलने में जो विधि अपनाई जाती है उसे फेगोसाइटिक्स कहते हैं। जीवों को निकलने में जो विधि अपनाई जाती थी, यह अपने जीवन के शरीर के किसी भी तरह से फूडपाथ द्वारा ग्रहण करता है। पोषण विधि निम्नलिखित है। पहला है अंतःग्रह पाचन, अवशोषण एवं बाह्य क्षेपण के जब यह किसी भोज्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो इसे पकड़ने के लिए फुटपाथ वर्णिका इसकी ओर बढ़ता है, जो फुटपाथ द्वारा चारों ओर घेर लेता है। इससे एक व्याकुलनुमा रचना बनती है जिसे फूड कफ कहते हैं। बाद में फूड कफ अपने सिर पर परिस्थिति संचयन होकर खाद्य रिक्तियाँ का निर्माण करके इसे एल्गोफाइजम्स में डाल देते हैं। अमीबा में अंतः कोशिकाएं पाचन होता है। भोजन का खाद्य पदार्थ रेतिका में होती है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। खाद्य रेतिका में पचे हुए भोजन एक्सोमा के विसरण से होता है। बाद में पचा हुआ भोजन के अंतर जीव द्रव्य में बदल जाता है। शरीर में यदि भोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है तो ग्लाइकोजन, फेरामाइलेन तथा लिपिड्स आदि के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसमें अपचे पदार्थ जो बाहर निकलने के लिए विशेष एंजाइम नहीं पाया जाता है। अपचे भोजन अपने शरीर के किसी भी स्थान से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को बाह्य प्रक्षेप कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। बाह्य प्रक्षेप कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 मनुष्य में आहार नाल की संरचना का वर्णन करें। आइए हम लोग आहार नाल के बारे में देखते हैं। आहार नाल निम्नलिखित होते हैं। मुख गुहा
मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। मुख में स्थित दांत भोजन के कणिकाओं को चबाते हैं, जिसमें भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन अच्छी तरह से मिल जाते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मूड के शर्करा में बदल जाता है। लार भोजन के रसदार, चिकनी और गुलगीदार बना होता है, जिसमें भोजन ग्रासनी में से होकर आसानी से अमाशय में पहुंच जाता है। आइए अमाशय के बारे में चलते हैं। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहां भोजन का मंथन होता है, जिसमें भोजन और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में नमक का अम्ल मिला होता है, जो माध्यम से अम्लीय बनता है तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। अमाशय पाचन रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। गृहिणी अमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहण में पहुंचता है तो यकृत में आया पित्तरस भोजन को अभिक्रिया करके वसा में परिचित कर देती है तथा माध्यमी से क्षारनी बना देती है, जिससे अमाशय में पाए पाचन रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाती है और भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देता है। क्षुद्रांत काराग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांतक में पहुंचता है तो वहां अंतरस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देते हैं। के विलाइन द्वारा पचे हुए भोजन का अपशोषण कर लिया जाता है। अपशोषण भोजन के रक्त में पहुंचा दिया जाता है। बड़ी आंत का होता है क्षुद्रांत में भोजन के पाचन एवं अमाशय के बाद जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां पर रिक्त जल अपशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत, ये आंत लिखा हुआ बच्चों, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का अपशिष्ट भाग यहाँ पर एकत्रित होता रहता है तथा समय समय पर मूल द्वारा बाहर शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मनुष्य में आहार नाल में पाचन क्रियाएं का वर्णन कीजिए। देखिए हम लोग इस तरह से फिगर बनाएंगे। मनुष्य में पाचन करने वाले नाम देखें। मुख गुहा क्या पाचन ग्रंथि का नाम लिखेंगे, ठीक है। एंजाइम, कौन एंजाइम साबित होता है वो एंजाइम लिखेंगे। भोजन का एंजाइम क्रिया और उसका क्या काम है वो लिखेंगे। अब रस की प्रकृति, इसका मतलब प्रकृति अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है इसके बारे में लिखेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ आपको और लिख सकते हैं, ठीक है। अमाशय से कौन सा रक्त में होता है? पित्राशय से पितृ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। मनुष्य में आहार नाल का एक सूचित चित्र में देखिए, ये आहार नाल का आप लोग फिगर बना दिए। बुक में भी, आपके बुक में भी ये फिगर बना हुआ है, आप बना सकते हैं। आप फिगर बनाना आपके बुक 8 नंबर क्वेश्चन में ये फिगर बनाना है। ये आपके बुक में फिगर दिया हुआ है पेज नंबर 8 में, आप ये फिगर बना सकते हैं वहाँ से, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।